हे एवरीवन, वेलकम टू सीएससी प्रिपरेशन। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर देख लिया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या कब और कैसे देखा था, और सेकंड चैप्टर में हमने देखा था आरंभिक मानव की खोज किस तरह से हुई, कहाँ, और फर्स्ट में ही हमने देख लिया था कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, औजार वगैरह के बारे में, और इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स पेड है, लेकिन काफ़ी कम पे करके आपको ये नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, और देखिए उससे मैंने नोट्स जो है कैसे बनाया है। और आगे हम देखते हैं जिन लोगों ने भी नोट्स लिया है वो यहाँ से, अगर कोई भी डाउट हो आपके नोट्स में तो यहाँ से देख के आप क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अपने नोट से ही क्लासेस करेंगे कि कैसे को नहीं समझ में आ रहा होगा, और जिनको समझ में आ रहा है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं या फिर अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इस चैप्टर से हमें जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास के बारे में। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम अपने नोट्स का रिवीजन, और चैप्टर है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है एक बार में हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत, मतलब खेती की शुरुआत और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। यहाँ बसने की प्रक्रिया यानी कि लोगों के निवास करने की प्रक्रिया परमानेंट जो है वो किस तरह की है। अनाज का उपयोग लोग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा स्थल यानी कि कुछ प्राचीन स्थलों के बारे में दिया गया है जो अलग अलग राज्यों में देशों में हैं, और यहाँ से क्या क्या पाया गया है इसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद है अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई जीवन की ओर किस तरह से मनुष्यों ने बढ़ना शुरू किया और किस तरह उनका जीवन अस्थाई हुआ उसके बारे में है। नवपाषाण युग के बारे में है, ठीक है। थोड़ा सा दिया गया है क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है नवपाषाण युग के बारे में, जब अस्थाई जीवन की ओर की चर्चा हो रही है। अन्य यहाँ पे रीति रिवाज हैं उनके बारे में है, और जनजातियों के बारे में है, उस टाइम की जो ट्राइब्स थी उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। वो क्या कार्य करते थे, कैसे रहते थे, उसमें जो महिलाएं पुरुष थीं वो किस तरह से उनमें कार्यों का बंटवारा हुआ था, संपत्ति कितना था, सांस्कृतिक परंपराएं कैसे होती थी, इस सब चीज़ों के बारे में है। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में दिया गया है, मतलब कि ये एक तरह से देखिए तो महापाषाण काल की बात यहाँ पे की गई है। दाउजली हेडिंग एक जगह है, वहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें मिली है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तुर्की में एक जगह है चताल, वहाँ के बारे में, ये नवपाषाणकालीन स्थल पूरा स्थल है, ठीक है। वहाँ के बारे में दिया है। जैसे कि एनसीईआरटी के हर चैप्टर के लास्ट में किसी अन्य देश के बारे में कोई जानकारी होती है और वो जानकारी इसी से रिलेटेड होती है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पुरास्थल के बारे में, तो वो भी किसी पुरास्थल के बारे में होती है जो यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता जुलता वहाँ पे हो रहा होता है उस टाइम, ऐसा ही कुछ दिया होता है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। हमने एक देख लिया एक कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है। अब हम देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। वनस्पतियों के बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना, और लोगों ने पौधों की देखभाल करना शुरू की होगी और वे कृषक बन गए होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वनस्पति हम देख रहे थे गेहूं जौ के रूप में प्राकृतिक रूप से उगा करती थी, उसी के बीजों को लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया होगा। उसके बाद उनको बोना शुरू किया होगा, और पौधे जो निकलते थे या फिर वो पकने पे झड़ जाते थे, उससे जो पौधे निकलते थे उसकी देखभाल लोगों ने की, और उसके बाद वो कृषक बन गए होंगे। उनको अनुमान लग गया होगा कि इसे किस मौसम में बोना है और किस मौसम में ये पक जाता है, कब हमें इसे सहेज बटोर कर अपने पास भंडारण करना है, ठीक है। सबसे पहले जंगली कुत्ते को पालतू बनाया गया, सबसे पहले, ठीक है। तो जंगली जो कुत्ते होते थे उनको पालतू बनाया गया, और ये जो सवाल है कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि सबसे पहले जो पालतू बनाया गया वो जानवर कौन सा था, तो जंगली कुत्ता था जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने नज़दीक आने को उत्साहित करते थे। उत्साहित कैसे करते होंगे, कुछ अनाज के दाने डालकर इन सारी चीज़ों से वो अपने पास बुलाते थे और इनको पकड़ के वे
पालतू बनाते थे। और पालतू बनाने का मतलब है उसका ध्यान रखना, उसे समय समय पर चारा डालना, अन्न देना, भोजन देना। तो इस तरह से वे लोग करते थे। लोगों ने अपने आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। वो अपने पास चारा रखते थे, उनको पता था कि ये जानवर क्या खाते हैं और वही चीज़ें वो अपने पास रखकर उन्हें आकर्षित करते थे और उन्हें पालतू बनाते थे। जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। जानवर जो होते थे वो झुंड में रहते थे, वो अकेले नहीं रहते थे, उनका एक झुंड रहता था, उसी में रहते थे। और सबसे जो ज़्यादा जानवर थे वो घास खाते थे। खासकर वे जानवर जो पालतू बनाए जाते थे वे घास ही खाते थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया क्या होती है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये कैसे होता है। जैसे आप अपने घर पे रहते हैं, आप खेती करते हैं। सोचिए जब आप खेती करना शुरू करेंगे, जब आप बीजों को बोना शुरू करेंगे, तो उसके पकने का, उसके कटने तक का इंतज़ार आपको वहाँ रह के करना होगा। बीच बीच में जो उसकी देखभाल है उसका भी वो करना होगा, इसलिए आपको वहाँ परमानेंट रहना होगा। अगर आपके पास कोई मवेशी है, जानवर है, पालतू जानवर है, गाय भैंस कुछ भी, तो उसकी देखभाल के लिए भी आपको वहाँ पे अस्थायी रूप से रहना होगा। तो इसी को कहा जाता है बसने की प्रक्रिया। क्योंकि लोग जो पौधे उगाते थे और जो जानवरों को रखते थे उनके लिए उन्हें परमानेंट वहाँ पे अवेलेबल होना रहता था। लोग अहिंसक जानवरों को प्रजनन के लिए चयन करते थे। अहिंसक जानवर यानी कि वो जानवर जो हिंसा नहीं करते थे, जो एक जानवर जो दूसरे जानवर को नहीं खाता था, चारा वगैरह खाता था, अन्न खाता था, घास फूस खाता था, उसको वो लोग पालतू बनाते थे और वो प्रजनन करते थे, यानी कि आगे उनकी पीढ़ी और बढ़ती थी। ठीक है। कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है। कुत्ते के बाद जो पालतू बनाया गया वो भेड़ बकरी है। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। जो जंगली जानवर होते हैं उनके जो दांत और सींग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो जानवर पालतू बनाए जाते थे, घर में पाले जाते थे, उनके जो दांत हैं और सींग हैं वो छोटे छोटे होते थे। 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, यानी कि बसने की प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई वो 12,000 साल पहले हुई। ये एक फैक्ट्स के रूप में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बसने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई, तो ये 12,000 साल पहले शुरू हुई। अब देखिए अनाज का उपयोग वो लोग कैसे करते थे। बीज के रूप में करते थे, खाद्य के रूप में करते थे, उपहार के रूप में करते थे और भंडारण के लिए करते थे। यानी कि बीज इसलिए रखते थे कि ताकि अगले टाइम में उसे बोकर फिर से वो अनाज तैयार हो सके। खाद्य के रूप में वो उसे खाते थे, तो खाद्य के रूप में भी करते थे। उपहार के रूप में यानी कि किसी को उपहार देना हो उसके रूप में भी वो करते थे, और भंडारण के लिए भी अनाज का उपयोग करते थे। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि जानवर जो हैं चलते फिरते खाद्य भंडार थे, इनसे दूध मांस प्राप्त होता था। यानी कि चलते फिरते जो भी जानवर थे वो चलते फिरते खाद्य भंडार थे, क्योंकि वो जो है जानवर दूध देते थे और फिर उनसे मांस भी प्राप्त होता था। अभी के टाइम भी ऐसा ही कुछ है, दूध भी मिलता है जानवरों से और उनसे मांस भी प्राप्त होता है। अब कुछ यहाँ पे साइट्स दिए गए हैं, पूरा स्थल, प्राचीन स्थल, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, वहाँ से हमें गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी मिले हैं साक्ष्य के रूप में। कोल्डिहवा जो यूपी में है, वहाँ से चावल और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। ठीक है। महागढ़ा जो है ये भी यूपी में है, यहाँ से चावल मिला है, मवेशी यानी कि मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, इसलिए वहाँ अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ मवेशी होते होंगे। हल्लूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्वार यहाँ पे मिला है और बाजरा यहाँ पे मिला है। बाजरा आप देखिए कहीं और भी मिला है, तो यहाँ पे है पेयमपल्ली, और पेयमपल्ली भी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली जब क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि हल्लूर कहाँ है, पेयमपल्ली किस राज्य में है, और 4 ऑप्शन में 4 राज्यों के नाम होंगे। ठीक है। इतना आसान तक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये सारे जो साक्ष्य मिले हैं पेयमपल्ली में। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये दोनों साइड्स है, हल्लूर और पेयमपल्ली, और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उसकी जो तुलना है यानी कि वो सेम मिले हैं। एक काला चना का अंतर है, काला चना पेयमपल्ली में मिला है लेकिन हल्लूर में नहीं मिला है। चिरांद है बिहार में, और बिहार में गेहूँ, हरे चने, जौ और भैंस, बैल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है।
गुफकराल है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे गेहूँ और दलहन के साक्ष्य मिले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कहीं भी बैल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी एक बिहार को छोड़कर। ऐसे ऐसे हम ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कंपेयर करके याद रखने के लिए होती हैं। चावल के जो साक्ष्य मिले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ महागढ़ा में और कोल्डिहुआ में जो है, यही 2 जगह जो है यूपी के, वहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाकी कहीं नहीं मिले हैं। अब है अस्थायी जीवन की ओर। अभी हमने देखा बसने की प्रक्रिया एक तरह से वो अस्थायी जीवन की ओर ही था। तो अस्थायी जीवन की ओर में देखिएगा पुरास्थलों और झोपड़ियों और घरों के निशान, जैसे बुर्ज होम में जो कश्मीर में है, यहाँ पे गर्तावास मिला है। और गर्तावास क्या होता था, ये मिट्टी जो है, धरती जो है, इसके नीचे जो है घर बनाए जाते थे खोद के, उसे गर्तावास कहा जाता था। ठीक है, घरों के निशान यहाँ पे मिले हैं। गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठंड के मौसम में इससे सुरक्षा होता था। ठीक है, कुछ जो जगह है वहाँ पे नवपाषाण युग के पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे धार पैना, ओखली और मुसल, पॉलिश चढ़ी हुई यहाँ पे औजार मिले हैं। जो औजार यहाँ पे मिले हैं उस पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। ओखली मुसल यानी कि जो हमारे यहाँ खल कहा जाता है वो मिले हैं, और धार पैना मिले हैं। और ओखली मुसल का प्रयोग जो होता था अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ठीक है, यानी कि आग का प्रयोग उस टाइम के लोग करते थे, वो खाना पकाने के लिए करते होंगे, या ठंड में तापने के लिए करते होंगे, या फिर जानवरों को दूर भगाने के लिए करते होंगे, लेकिन झोपड़ियों के अंदर आग जलाने की जगह मिली है। इसका मतलब ये है कि वो डेली अनाजों को पकाते थे और खाते थे। लोग हड्डियों के औजार बनाते थे। इसके पहले हमने देखा था कि पत्थरों के औजार बनते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि लोग जो जानवरों की हड्डी थी उससे भी औजार बनाने लगे। नवपाषाण युग में क्या होता है, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं नवपाषाण युग में। अब यहाँ तक इंसान पहुँच चुका है कि मिट्टी का बर्तन बना रहा है, क्योंकि उस बर्तन में वो अनाज पकाएगा। ठीक है, बर्तनों का उपयोग अनाज और बीजों को रखने के लिए किया जाता था, अनाज पकाने के लिए भी किया जाता था, लेकिन ऐसे भी मिट्टी के हांडी में जो अनाज थे वो रखे जाते थे। कपड़े भी बुनने लगे। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो कपड़े भी बुनकर पहनने लगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोग जो हैं बिना कपड़ों के रहते थे। लोग कुछ रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। अब यहाँ पे एक जनजाति के बारे में दिया हुआ है। जनजाति लोगों का जीवन उस टाइम कैसा था आप देखेंगे। प्रायः कृषि और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। आज भी ये संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूरे भारत में पाई जाती है। हर राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में जनजाति और ये जनजाति पाई जाती है, जो आज भी उनका जीवन वैसा ही है। प्रकृति के काफ़ी वो करीब होते हैं। उन्हें बाहरी जो सुंदरता है और बाहरी जो ये सब जीवन है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, और ये ज़्यादातर अभी भी कृषि पशुपालक समूह में ही रहते हैं। इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है शिकार करना, भोजन का संग्रह करना। इन्हें भोजन का संग्रह इनके यहाँ ऐसे होता है कि जैसे आज का भोजन मिल गया, शाम का या कल का कोई ठिकाना नहीं है, कल ये कहाँ से संग्रह करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इनके भोजन में वही पेड़ पौधों के कंदमूल होते हैं, और जानवरों का शिकार करके ये अपना भोजन बनाते हैं। खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। पशुपालन में वही जो जानवर इनके आसपास के होते हैं उनको ये पालतू बनाते हैं। मछली पकड़ते हैं, बीज बोने का काम करते हैं। पौधों की देखभाल करने से काटने तक ये जो है इनका कार्य होता है। इनके यहाँ की जो महिलाएं होती हैं उनका फसल दावना, मतलब फसल काटने के बाद जो दावा जाता है उसका अन्न निकालने के लिए, और अनाज जो निकलता है उसको कूटना, पीसना, और उसको मतलब बनाने तक, उसका भोजन बनाने तक तैयार करना, ये महिलाओं का काम होता है। अब कुछ ऐसा काम है जो महिला पुरुष दोनों मिल के करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, बर्तन बनाने का काम जो होता है, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं अनाजों को रखने के लिए या फिर अनाज पकाने के लिए, उसका जो काम है महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। टोकरियाँ बुनना, टोकरियाँ बुनने का काम जो है महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। और ये टोकरी जो है ये कई कामों में, फल इकट्ठा करने के लिए, फल रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए, इन सब चीज़ों में काम आती है। यहाँ पे जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम भी महिला पुरुष दोनों मिल के करते हैं। जानवरों की सफाई का मतलब हुआ उन्हें नहलाना, उन्हें साफ रखना, साफ सुथरा रखना, और उनसे दूध निकालना। गान, नाच और घरों की सजावट, नाच गान जो होता है मनोरंजन के लिए, उसमें भी महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। घरों की जो सजावट होती है उसमें भी वो महिला पुरुष दोनों मिल के करते हैं। औजार तथा झोपड़ियाँ बुनने, यानी कि कोई औजार बनाना हो, चाहे वो पत्थर के हो, चाहे वो हड्डियों के हो,
औजार बनाने और तथा झोपड़ी अगर यानी रहने के लिए वो अपना घर बना रहे हैं, उसमें दोनों महिला पुरुष दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे और कुछ दिया गया है कि कुछ व्यक्ति नेता होते हैं जो, और नेता किस टाइप के व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो अनुभवी वृद्ध हैं, अनुभव है उन्हें जीवन का, और वो मतलब उनका एज ज़्यादा हो चुका है। वैसे व्यक्ति पुरोहित जो होते हैं, यानी कि जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जो भी कर्मकांड वगैरह कराते हैं। नौजवान योद्धा जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये कुछ व्यक्ति नेता होते हैं। महिलाओं को ज्ञान व अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान प्राप्त है, यानी कि महिलाओं को जो ज्ञान है और उनको जो अनुभव है उसके लिए उन्हें विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। सांस्कृतिक परंपराएं समृद्ध, यानी कि इनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो समृद्ध हैं। इनकी भाषाएं हैं अपनी, संगीत हैं, कहानियाँ ये अपनी कहते हैं, चित्रकारी करते हैं, अपने इनके देवी देवता भी होते हैं। ठीक है, संपत्ति देखिए, संपत्ति के नाम पे इनके पास क्या होता है आप देखिएगा। ये ज़मीन, जंगल, इनके पास संपत्ति होती है जहाँ वे रहते हैं वहाँ के आसपास के जंगल, घास के मैदान भी इनकी संपत्ति है, पानी के कुनबे जहाँ से पानी ये प्राप्त करते हैं पीने के लिए और बाकी कामों में यूज करने के लिए, वो पानी का कुनबा भी इनकी अपनी संपत्ति होती है। सभी लोग एक साथ उपयोग करते हैं, यानी कि इनकी जो संपत्ति होती है अकेले की नहीं होती है जैसे हम लोग की होती है। इनकी संपत्ति जो होती है, जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उस समूह में, उस साझे की संपत्ति होती है, चाहे वो ज़मीन हो, जंगल हो, पानी का कुनबा हो, घास के मैदान हो, सभी के मवेशी उसमें चरने जाते हैं। गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि जब सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, संपत्ति सबकी एक ही संपत्ति पे सारे लोगों का हक है, तो वहाँ पे कोई भेदभाव अमीर गरीब नहीं है। ठीक है, अब बात आती है मेहरगढ़ में मृत्यु, जीवन मृत्यु। जीवन मृत्यु का मतलब है कि मेहरगढ़ के लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो कैसे मानते हैं इससे पता चलेगा। ईरान वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान, मेहरगढ़ की यहाँ पे लोकेशन बताई जा रही है कि ईरान वाला जो रास्ता है बोलन दर्रे के पास, वहीं पे एक हरा भरा समतल स्थान है, यानी कि एक मैदानी क्षेत्र है। सबसे पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। अभी हमने ऊपर देखा था पूरा स्थल में मेहरगढ़ का नाम आया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मेहरगढ़ यहाँ पे पाकिस्तान में है। बोलन दर्रे के पास एक समतल स्थान है और गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पता ये भी चलता है कि यहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा था। विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली है और इन जानवरों की हड्डियाँ में हिरण की हड्डियाँ हैं, सूअर की हड्डियाँ हैं और जंगली जानवरों जो वहाँ पे जंगल है वहाँ के जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ पे मिली हैं। भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हड्डियाँ मिली है वो भेड़ बकरियों की हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भेड़ बकरियों को पालते थे। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, यानी कि जो घर वहाँ बनाए गए थे ऐसे चौकोर बनाए गए थे, आयताकार बनाए गए थे। और घरों में क्या था, 4 कमरा था, अनाज भंडारण के लिए भी कुछ बने थे। ठीक है, इसमें किनारे किनारे इस घरों में 4 कमरे होते थे। मेहरगढ़ के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। कब्रों में सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ जब आप पाषाण काल पढ़ेंगे इससे भी ज़्यादा विस्तार में, आप देखेंगे कि वहाँ के लोग जो सौ दफनाते थे उसमें काफ़ी सारे सामान, हीरे, सोने, चांदी, जानवर, यहाँ तक कि दास दासी को भी साथ में दफनाया जाता था, ताकि मृत्यु के बाद भी ये चीज़ें जिसकी मृत्यु हुई है उसको मिले। एक स्थान है दार्जिलिंग हेडी, ये चीन और म्यांमार वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहाड़ी पर ये स्थान है जिसका नाम है दार्जिलिंग हेडिंग। यहाँ खरल और मुसल जैसे उपकरण मिले हैं। ठीक है, भोजन के लिए अनाज उगाते थे ये लोग, मतलब यहाँ भी जो लोग हैं भोजन करने के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था के लिए अनाज उगाते थे। जेडाइट पत्थर मिला है जो चीन से मंगाया गया था, और कास्टास मिला है जो औजार और बर्तन जिससे बनाए जाते थे। कास्टास में वो होता है, ऐसी लकड़ी होती है जो बहुत सालों, हजारों सालों बाद ये जैसे लोहे की तरह दिखने लगती है, लोहे जैसी बन जाती है। ठीक है, एक यहाँ पे अन्यत्र में दिया गया है, जैसे एनसीईआरटी में अन्यत्र दिया होता है, उसमें तुर्की के एक चाताल के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये भी एक पुरा स्थल है। ये एक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है। चताल जो है ये एक जगह है और ये एक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है। दूर दराज के स्थानों से चीज़ें लाई जाती थी यहाँ पे, जैसे जो सीरिया देश है वहाँ से चकमक पत्थर लाया जाता था, लाल सागर से कौड़ियाँ लाई जाती थी और भूमध्य सागर की सीपियाँ यहाँ पे लाई जाती थी। ठीक है, वाहन का विकास नहीं था। लोग समान जानवरों की पीठ पर
सामान जो है जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। ये भी एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ जो है वहाँ पे बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है मैंने बहुत ही पढ़ने के बाद ये फैक्ट्स इकट्ठा किया है। इसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है। इसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और फिर आप आराम से इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।